जो टारगेट है ये कैसे अवेलेबल है इस बात पे डिपेंड करता है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन ना। अगर टारगेट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या है, रिग्रेशन, और कैटेगोरिकल है तो क्या है, डन। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। कौन है यार, एक मिनट यार गाइस, देखो यार क्लासिफिकेशन, ठीक है, थोड़ा एक दो एग्जांपल देखो क्लासिफिकेशन के। जैसे कि आप कोई मॉडल बिल्ड कर रहे हो, दैट मॉडल विल प्रिडिक्ट कि कल बारिश होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका मॉडल क्या बताएगा, यस या, ठीक है। सो यस और नो क्या है, कैटेगोरिकल है या फिर कंटिन्यूअस है, कैटेगोरिकल है ना, इसलिए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ना। जैसे आप बताओगे इमेज, वैसे ये मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू डीप लर्निंग का प्रॉब्लम है। आपको इमेज देख के बताना है कि इनको कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया, है ना। ये ईमेल से नहीं डिस्कस कर सकते हो, इसके लिए हमें कंप्यूटर विजन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, डीप लर्निंग का, ठीक। इस तरह के प्रॉब्लम आपको बताना है, किसी का फेस देख करके चोर हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ हाँ, इस तरह के भी अब मॉडल आ रहे हैं, फील हो रहे हैं, ठीक है। आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से प्रोटेक्शन हो सकता है, ठीक है, कितने % चांस है कि आप गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन री आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारे कैमरे में किसी को आइडेंटिफिकेशन करना, ये थोड़ा एडवांस हो गया है, डीप लर्निंग में बहुत एडवांस हो गया। इसके लिए अलग तरह के लॉस होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट लॉस, है ना। वो आपके सिलेबस, आपकी इवेंट जो यहाँ पे जो और अगर डिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे मैंने बोला 2 बार सिक्का, बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में ना, सिक्का को 2 बार उछालिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, क्या होगा, 2 बार सिक्का को उछालिए और हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों बार। 1/2, वेरी गुड, आप बताइए। 1/4, क्यों, इसने बोला इसलिए, हाँ क्या होगा, हाँ हाँ नहीं पता, थोड़ा टाइम निकालो उस सर्विस से, बजरंग दल से थोड़ा टाइम निकालो तुम, बता भाई, नहीं पता आप, 1/2 है, क्या होगा, हाँ तो कोई ऑनलाइन में बताएगा, ऑनलाइन में कोई बताएगा भाई, एनीवन, किसी को पता है, अगर हम किसी कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छा बता रहे हो क्या, सचिन कुमार 1, देवांश जोशी 0.5, बाकी लोग आशीष और बाकी लोग 1/2 है, प्रियंका मिश्रा 1/2 है, अर्पणा बहुत बढ़िया, अर्पणा क्या यार तुम लोग क्या कर रहे हो। और ये 1 वाला जो है ना, 1 वाला प्रोबेबिलिटी 1, हाँ सचिन कुमार, तुम जानबूझ के कभी कभी मजा लेते रहते हो ना, अच्छा 1/4 लिखा था, ये बाई 4 गायब हो गया, मुझे पता है तुम जानबूझ के कभी मजा लेते रहते हो। चलो कोई हंस नहीं रहा है, रुको कुछ लिख देते हैं ऐसा, है ना। देखो यार 1 तो पॉसिबल नहीं है यार किसी चीज की प्रोबेबिलिटी, है ना, 1 हो जाएगा तो बवाल हो जाएगा। देखो इधर क्या बोला,
सिक्का उछाला, ठीक है, मान लो हेड आ गया, ठीक है, फिर उछाला। अच्छा पहली बार हेड आ गया है, इस बात से कोई मतलब है क्या कि अगली बार हेड ही आएगा? कोई डिपेंडेंसी है? तो दूसरी बार भी हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो मान लो पहली बार उछाला तो क्या आ सकता है? हेड या टेल, मतलब क्या संभावना है? कितना? दो, या तो हेड या टेल चाहिए। क्या एक? हेड या टेल में से कोई एक ही ना। देखो ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नीचे, नीचे होता है कितने पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं, ठीक है, और ऊपर होता है क्या, क्या चाहिए, कितने इवेंट चाहिए। ये मोटा मोटा फॉर्मूला ही होता है ना प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, बहुत गुणागणित में मत जाओ। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या चाहिए डिवाइड बाई क्या संभावना है, यही ना। क्या चाहिए हमको? हेड। हेड कितने इवेंट हुए? एक। एक डिवाइड बाई कितने इवेंट पॉसिबल है? दो। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। किसकी प्रोबेबिलिटी हुई? एक बार सिक्के की। दूसरा सिक्का उछाल दीजिए। कभी खेला वो सिक्का वाला 100 रुपया हमारा है? क्रिकेट, क्रिकेट में तो एक ही बार उछालते हैं ना यार, 2 बार हो जाते हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि पहली बार हेड आएगा तो अब हम हेड ही बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि हेड आया तो हर बार हेड ही है, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब दूसरा वाला जो इवेंट है वो पहले वाले से है ना, बहुत नहीं है ना। तुम बचपन में शहर में रहे हो ना, हम लोग गांव में रहे तो हम लोग खेलते थे ये सब। तो खेला है बचपन में? तुम शहर में रहे हो गांव में रहे हो? हाँ वही 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 वाला कर रहा हूँ। हम लोग गांव में खेलते थे ये सब। तो ऐसा थोड़ा ना है कि पहली बार हेड आ गया था, है ना, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब भैया ये है कहने का कि ये जो है, ये ए और जो बी है आपस में इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब सिक्का उछाला है दोनों बार, तो एक बार 1/2 आएगा और मल्टीप्लाई 1/2 ये हो जाएगा 1/4। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? ठीक है। अब देखो, चंडीगढ़ में बारिश हुई है, दिल्ली में ट्रैफिक होगा। डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? हा? चंडीगढ़ में बारिश हुई है, दिल्ली में ट्रैफिक होगा। डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? वो दोनों नहीं है डिपेंडेंट, एक्सक्लूसिव है, ठीक है। क्यों ऐसा? देखो ऐसा इवेंट जिसका आपस में कोई संबंध, सिक्का तो एक ही था ना, हेड भेज रहे थे तो इसलिए वहां पॉसिबिलिटी है। बारिश हो रही है चंडीगढ़ में, पूछ रहे हो दिल्ली में, दोनों एक्सक्लूसिव है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0, ये वाला। अच्छा हम मोटा मोटी बात करें तो हमें ना तो इससे मतलब है और ना ही इससे मतलब है, ठीक है, तो दोनों हटा दे। बट फिर भी मैंने पढ़ा दिया आप लोग को कि आपको पता हो। तो अब मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। 2-3 मिनट लगेगा मुझे, 3 या 4 मिनट लग सकता है, मैं अभी आ रहा हूँ। एक्चुअली किसी का बर्थडे, केक कट रहा है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। 2 से 3, 2 मिनट नहीं, 4-5 मिनट, ठीक है। मेरा नहीं है ना, पता नहीं किसका है, कितना केक है, ज्यादा हो पता नहीं कितना मुझे।
हेलो। हाँ ठीक है, थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं यार, हम क्या कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन का, केएनएन का, सॉरी नेव बेस का, टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी यार। तो ध्यान से देखिए, एंड हमने बात करी कि विल टॉक अबाउट डिपेंडेंट ओनली ना। सो लेट्स टॉक अबाउट डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी डीप में ले जाऊं कि ऊपर ऊपर उड़ा दूं? डीप में समझ में आएगा? चलो आएगा तो ठीक है। देखो, अगर मान लो ऐसे बोले कि रेन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ट्रैफिक गिवन रेन, इसका मतलब क्या हुआ? एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि अगर बारिश होगी तो ट्रैफिक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, दिल्ली में तो पूरा है जबरदस्त है ट्रैफिक होने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, जो रहता है उसको पता है। तो जनरली ये जो इसका फॉर्मूला होता है, होता है प्रोबेबिलिटी गिवन रेन गिवन ट्रैफिक मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ट्रैफिक डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी रेन। एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, अगर तुम इसको देखो ना, एक्चुअली क्या होता है, एक होता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। अगर डिटेल में जाओ इसको ध्यान से, तो हम क्या करते हैं, हम ना ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्या? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास, तुम्हें ज्वाइंट निकालता है पी ए कॉमा बी। ठीक है, और ये क्या केस बन रहा है? केस ये बन रहा है कि ये जो है तुम्हारा, ये दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है ज्वाइंट की, होती है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, ठीक है जी। और अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ए कॉमा बी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, जो नीचे गया मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखो यहाँ पे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है, दोनों लेफ्ट साइड बराबर है ना, तो ये राइट साइड बराबर हो जाएगा। इन दोनों को बराबर करो, तो बराबर करोगे तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ए। ठीक है ना? सो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड प्रोबेबिलिटी बी। एक्चुअली इसको बोलते हैं बेस थ्योरम, इसको बोलते हैं बेस थ्योरम। अगर तुम पढ़े होगे तो टेंथ में, टेंथ या 11th में, तो इस अभी इंजीनियरिंग जिसने किया होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी होता है सब चीज़ें। तो इसको क्या बोलता है? बेस थ्योरम। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो, ध्यान से समझो, क्या सभी लोग मैथ बैकग्राउंड के, कोई ऐसा जो मैथ बैकग्राउंड का नहीं है? आप एक नहीं हो, आप भी नहीं हो मैथ बैकग्राउंड से, तुम बीसीए की हो ना? बीसीए मैथ नहीं पढ़ाता थोड़ा भी? पढ़ाते हो ना थोड़ा बहुत मैथ, तो क्यों करें मैथ? फर्स्ट सेम में था ना, तो बीटेक में फर्स्ट ईयर में ही होता है, उसके बाद क्या मैथ होती है, सेकेंड ईयर में थोड़ी बहुत होती है। अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की बात है, किसी यूनिवर्सिटी में होता है ना। बट 11th-12th तो मैथ किया होगा ना? 11th-12th मैथ नहीं किया? क्या किया? कॉमर्स वाले बीसीए कर सकते हैं क्या? आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं बीसीए? अच्छा, जो 12th आर्ट्स से करता है वो भी बीसीए के लिए एलिजिबल है? हाँ, ओके।
आप कॉमर्स से, एंड यू गाइज कैन डू बीसीए। हाँ, नहीं नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, मैं पूछ रहा था, कोई बात नहीं। ओके। और ऑनलाइन में कोई जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, एक्चुअली हम प्लानिंग कि मैं कितना मैथ ले जाऊं अंदर, ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई ऐसा बता दो ना पहले से, तो मैं आइडिया लगा लूंगा ना। सभी लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं, सभी ने 12th और अपने बैचलर लेवल मैथ पढ़ी है, ऑल ऑफ यू। अच्छा, अगर नहीं पढ़ी है तो बता दो कि हमने बैचलर लेवल पे नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो तुम भी दोनों बचे बस ना। आपने भी सीए कर रहा हो, आपने भी ना। 10th में, 10th मैथ ली थी, बट 10th में बेस्ट थोड़ा होता है। कोई बात नहीं, देखो क्या, तो पढ़ाई नहीं करनी है। देखो यार, ये जो फॉर्म, एक्चुअली मैं सोच रहा था ना कि मैं इसको पूरा अंदर तक मैट्रिक्स में घुसाऊं, बस छोड़ो। चलो यहाँ पर देखो, मैं ऊपर पर बता रहा हूँ, ध्यान देखो इधर। मान लो यहाँ पे डेटा है, यहाँ देखा F1, F2, F3, F4, F5, X6, और ये आपका टारगेट है। ध्यान से देखो, तो ये जो टारगेट है डिपेंड करेगा किस पे, F1 पे, F2 पे, F3 पे, F5 तक, है ना, सब पे करेगा, डिपेंड करेगा ना। लेकिन जो ये इक्वेशन है इसमें तो A केवल डिपेंड कर रहा है किस पे, B पे ना। इसका मतलब हमारा F केवल यहाँ पर एक ही फीचर पे डिपेंड कर रहा है ना। अरे बात समझ में। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट, हाँ बंद कर दो, ये भी बंद करना है तो कर दो। चालू क्यों कर दिया, गर्मी हो रही है क्या? ये चालू हो गया ना, इसको बंद कर दो ना, आवाज़ बहुत करता है, रिकॉर्डिंग में जाएगा ना, तो बाद में जब तुम लोग रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो बहुत नॉइज होगा, तो रिकॉर्डिंग नहीं देख पाओगे। गर्मी हो रही, गर्मी हो रही है, इसको भी बंद कर दो यार। बहुत बढ़िया, गुड। देखो यहाँ पे टारगेट डिपेंडेंट है किस पे, F1 पे, F2 पे, F3 पे, F4 पे और F5 पे। ध्यान से देखो, ये जो टारगेट है इट इज डिपेंडिंग ऑन F1, F2, F3, F4 एंड F5, है ना। एंड वी आर ओनली लुकिंग फॉर कि जो टारगेट हो डिपेंडेंट हो एक वेरिएबल पे, जो अभी तक हमने देखा। क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को जब देखा तो ये फॉर्मूला ऐसा बनता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F1, F2, F3, F4, F5 गिवन टारगेट, है ना, मल्टीप्लाई विथ टारगेट डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F1, F2, F3, F4, F5, है ना। अब यहाँ एक नया चैलेंज हो गया, इसको ओपन कैसे करेंगे, ठीक है, इसको ओपन कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आपस में ये डिपेंडेंट हो गया तो ओपन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अभी देखा कि अगर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है P F1 F2,
तो इसकी वैल्यू होगी पी एफ वन मल्टीप्लाई पी एफ टू। चला तो एसी तो चला ही दो। हाँ हवा दे रहा है, बस चल ही रहा है। क्या मैं समझ क्यों, मतलब ऐसा उसको चालू बंद क्यों कर रहे हो? अच्छा तो बंद कर दो, बंद कर दो। ठंड लग रही है? किसको? तुमको? यहाँ आके बैठो ना, गर्मी अपने आप लगने लगी। इसमें देख लेना, इधर भी आ जाओ। पर्सनल कुछ थोड़े ओपन है यहाँ पे, कंफर्टेबल जैसे कंफर्टेबल है वैसे अपने को रहना है ना। आते ही कंफर्टेबल होने के लिए, पढ़ने कौन आता है यहाँ पे? आते हैं पूरा कंफर्टेबल फील करेंगे, चले जाएंगे। पैसा कौन सा अपने कमाई का लगाया है कि नहीं? पिताजी पहले भी देते थे, अभी भी देंगे, आगे भी देंगे। कंफर्टेबल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए भाई, पढ़ाई हो ना हो कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम्हारा बहुत लगता है। देखो इधर जी, प्रॉब्लम क्या है, ये जो F1 F2 F3 F4 F5 है, अगर ये इंडिपेंडेंट रहा तब तो कोई चैलेंज नहीं है, वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन डिपेंडेंट हो गया तब क्या होगा? क्योंकि डिपेंडेंट होगा तो फिर वो ओपन होगा इसके तरफ है, तब तो हम ऐसे ब्रेक करते ही रह जाएंगे, एक दो महीने तक ब्रेक ही करते रह जाएंगे, क्योंकि 100 भी फीचर हो सकता है ना। इसीलिए यहां पर एक नेव का एजम्पशन है। क्या है वो? जो फीचर है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। क्या है? जो फीचर है वो आपस में, ये इंटरव्यू में पूछेंगे वो आपसे कि नेव बेस्ड जो मॉडल है ना, उसमें तो हम बेस थ्योरम यूज करते हैं, तो हम उसको नेव बेस्ड क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम नेव का एजम्पशन यूज करते हैं। और आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम एजम्पशन यूज क्यों करते हैं। अगर यूज नहीं करेंगे, अगर इसको हम आपस में इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे तो इसको कभी ओपन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब फिर F1 को बाकी के मानिए डिपेंडेंसी, फिर F2 को बाकी के साथ डिपेंडेंसी, फिर F3, और वो भी जब जब 5 फीचर है 100 फीचर है तब क्या करोगे? हमारी बात समझ में? तो नेव का एजम्पशन क्या है? सारे फीचर्स आपस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेम बेस अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि फीचर थोड़ा आपस में डिपेंडेंट हो। पर भी डिपेंडेंसी तो कोई बात नहीं, बट वी आर ट्राइंग टू कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो आपस में। गेटिंग माय पॉइंट? इसी को बोलते हैं नेब। इसीलिए एक्चुअली बेस थ्योरम ही अप्लाई होता है, बट ये एजम्पशन आ गया तो ये मॉडल क्या बन जाएगा? नेब बेस मॉडल। क्लियर और नॉट? किसी को दिक्कत है? नेब बेस टर्म, ठीक है। तो ये होगा नेब बेस। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे थोड़ी दिनों बाद, अभी इसको हटाते हैं। थ्योरेटिकली समझ में आई बात? चलो, let's talk about decision tree. This is, I'm just giving introduction to all the model. Let's see what is decision tree. Decision is just like a tree. बहुत ही सिंपल मॉडल है, बट इसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सपोज यू ट्राई टू बिल्ड अ मॉडल, ठीक है। वो क्या होगा, यहाँ से देना शुरू करेंगे, ऐसा ट्री बनेगा, ऐसे ट्री बनेगी, ट्री बनेगी, ट्री बनेगी, ट्री बनेगी, ट्री, ठीक है। अब होगा क्या, जब ट्रेनिंग करेंगे तो ये ऐसे जाएगा डेटा, ठीक है, जैसे रिग्रेशन आता था, और मॉडल हो जाएगा ओवरफिट। क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? ओवरफिट की, ठीक है। तो फिर हम प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रूनिंग इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में मतलब नहीं पता। पौधा उसकी छटाई करते हैं, ऊपर से पत्तियां काटते हैं, वो अमीर लोग कैंचियों से काटते हैं, देखा है? नहीं देखा? और किसान उससे काटता है ना, हंसुआ से। ठीक है। सी, देखो ट्री कैसे बनेगा। मान लो तुमने एक डेटा है, ये डिसीजन ट्री बनाया, मे बी अभी बात करेंगे, अभी मॉडल वाली बात नहीं कर रहे, जस्ट गिविंग अबाउट इंट्रोडक्शन एक एक करके। यस नो, देन अगेन दिस इज, फिर यहाँ पे आया यस नो, ठीक है, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर आ गया है तुम्हारा मान लो यस नो। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कोई कंडीशन होगा कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। मान लो तुम्हें बताना है कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है ये चोर है कि नहीं है, ठीक है। सो इसे ही कि अगर इसने ये वाला मतलब कि ये काम किया है, सो ये चोर है, वैसे यस ये चोर है, ठीक है। आपने कहा नहीं ये चोर नहीं है, फिर आपने कंडीशन लगाया कि ठीक है ये कंडीशन चोर नहीं, लेकिन अगर इसने इसमें से ये वाला कर दिया तो भी चोर हो गया, नहीं तो नहीं चोर है। अब यहाँ देखो, इसके बाद कोई ब्रांच नहीं है, मतलब ये फिक्स हो गया। जैसे यहाँ के बाद कोई ब्रांच नहीं, मतलब वो फिक्स हो गया। जहाँ के बाद ब्रांच नीचे नहीं है वो क्या है, वो फिक्स है। अगर उसके बाद अगर ब्रांच है तो फिर से चेक करना पड़ेगा ना। जैसे किसी के बाद मान लो बताना इनका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, तो पहला तुमने बस पता किया
क्या इनकी इंटर्नशिप लगी थी थर्ड ईयर में? आ गया। सपोज यू चेक वेदर ही विल गेट प्लेस्ड और नॉट। तो आपने पता क्या कि क्या थर्ड ईयर में इनकी इंटर्नशिप लगी थी? अगर लग गई थी, हाँ भैया प्लेस्ड हो जाएंगे आराम से, बहुत आसान काम है इनके लिए, प्लेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने इंटर्नशिप पाली थी थर्ड ईयर में। ठीक है, नहीं पाया फिर गए नो, अच्छा अंदर गए। क्या इनकी सीजी या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करा है? उन्होंने कहा नहीं, प्रोग्रामिंग भी नहीं किया। इसको ना क्या बोलते हैं, बहुत ही सच्चाई से मतलब नहीं है, बस एक रिलेशन बता रहा हूँ। आपने प्रोग्रामिंग करा है तो प्रोग्रामिंग इजिकल टू नो, प्रोग्रामिंग नहीं किया है तो आपकी भाई जॉब नहीं लग सकती। इसका सच्चाई से कोई लेना नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। अब अगर प्रोग्रामिंग करी है, यस करी है, अब आपने आकर देखा क्या उनका सीजी 7 से ज़्यादा है, आपने कहा यस सीजा, तो चलो भाई जॉब लगेगी। नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं है, नहीं लगेगी। अब समझ में आ रही है? तो ये है। अब देखो क्या होता है कि इसमें दो बात आती है, एक होती है इम्प्योरिटी, एक होती है प्योरिटी। हम इसी पे ध्यान रखेंगे। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इसके मॉडल्स देखेंगे हम लोग, जैसे जीनी इंडेक्स देखेंगे, ठीक है, और एंट्रोपी देखेंगे। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। तो देखो जैसे प्योरिटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ प्योर है इसका मतलब क्या, उसमें मिलावट कम है ना। ये बोलते हैं ना कि यार ये वाला जो है ना, ये बहुत प्योर है प्रोडक्ट, इसका मतलब मिलावट कम है ना। तो जैसे देखो पहली बार हो गया यस, ये बहुत प्योर है, जॉब लगने की वजह से प्योर नहीं है, यस हो गया इसलिए। ठीक है, जिसके जितना जल्दी नीचे कोई ब्रांच नहीं होगी वो उतना प्योर होगा। आर यू में पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ वैसे प्योर सबसे कम प्योर कौन सा है, तो सबसे नीचे जाएगा, उसका मतलब उसके ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा इंप्योरिटी होगी, है ना। और जितनी ज़्यादा इंप्योरिटी होगी उतना हमारे लिए चैलेंज बनेगा। ठीक है, अब देखो मान लो मॉडल बनाया और ये मॉडल ओवरफिट हो गया, तो हम क्या करेंगे, छटाई करेंगे। कैंची से छटाई करते हैं ना, वैसे क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे यहाँ से, इस वाले को, फिर इसको एक एक करके ब्रेक करेंगे। तो ये प्रोसेस देखेंगे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, ओवरफिट के बारे में, जब डिसीजन ट्री की पूरा फुल फ्लैश क्लास चलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा मॉडल। अब तीसरा मॉडल क्या है, दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, क्या है ये? दोनों समझ में आ गया आपको? कैसे मतलब समझ में आ गया, मतलब इंट्रोडक्शन समझ में आया? कौन सा नेप बेस किस पे काम करता है वो? बेस थ्योरम पे। डिसीजन ट्री किस पे काम करता है? सुपरवाइज्ड। क्या क्या डिसीजन ट्री किस पे काम करता है? ये डिसीजन रूल बेस्ड मेथड है। ठीक है, ये किस प्रोबेबिलिटी पे काम नहीं करता है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है। ठीक है, बट लर्निंग टेक्निक भी नहीं है। ठीक है, ब्रांच नहीं, जस्ट थिंक लाइक डिसीजन, विल मेक अ डिसीजंस। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे एंट्रोपी दो होंगे, एक एंट्रोपी होगा और एक जीनी इंडेक्स होगा। ठीक है, तो अभी आपको पता नहीं होगा एंट्रोपी, जो बीटेक वाले होंगे उनको पता होगा व्हाट इज एंट्रोपी। ठीक है, और वैसा ट्री तो नहीं है ये। ठीक है, बट यू कैन से लाइक दैट कि ट्री बनेगा। ठीक है, बट डेटा स्ट्रक्चर में ट्री बनाने का प्रोसेस कुछ और है, यहाँ कुछ और है। ठीक, बताएंगे बाद में। ठीक है, एंट्रोपी जैसे होता है, एंट्रोपी एक्चुअली मेजर ऑफ इम्प्योरिटी है। हाँ पढ़ा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, हीट में पढ़ा होगा। वो क्या होता है, वो क्या होता है एंट्रोपी? पिस्टन जो उठ जाता है, कुछ भी बोल दे, पढ़ा होगा 11th 12th में ना। हाँ वही बिल्कुल, एक्चुअली वो क्या है, मेजर ऑफ इम्प्योरिटी है, मेजर ऑफ, वहां पर मेजर करते हैं एनर्जी को, जो पिस्टन के उसमें देखते हैं। ठीक है, एनीवे छोड़ो। ठीक है, डन। किसी को दिक्कत, कोई परेशान है? तो ये हो गया डिसीजन ट्री। लेट्स गो फॉर थर्ड मॉडल, ये बहुत डिटेल में देखेंगे इसको भी, पूरा कम से कम 2 क्लासेस को देंगे डिसीजन ट्री को। ठीक है, तीसरा है सपोर्ट वेक्टर मशीन। क्या है? एसपीएम। क्या नाम है इसका? वेक्टर। ठीक है, एक्चुअली ये डिस्टेंस बेस्ड मेथड है कि क्या क्या है, डिस्टेंस बेस्ड। देखो ध्यान से, अच्छा तुम दोनों ने मैथ ना पढ़ी थी। ये वाई एक्सिस है, क्या है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये क्या होगा, क्या पॉइंट होता है इसका? वेरी गुड, इसका पॉइंट 0 0 होता है। और मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट देता हूं, इसको बोलता हूं 5,0। ठीक है, और एक यहां पॉइंट लेता हूं, इसको बोलता हूं 0,5। अगर मैं इस दोनों को मिला दूं तो कोई बता सकता है इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? एनीवन ऑफ यू? कोई भी आप में से बता सकता है इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी?
वाई इजिकल टू एक्स है, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। वाई इजिकल टू एक्स कैसे बनेगी? वाई इजिकल टू एक्स, ठीक है हाँ बनेगी। एक्स, वाई इजिकल टू एक्स बनेगी, तो कैसे बनेगी? वाई इजिकल टू एक्स तो वो ऑरिजिन से हो जाती है ना, ऑरिजिन से कहाँ जा रही है? तुम लोग तो पहले तो कॉपी कलम यूज करते नहीं हो, सब गणितज्ञ हैं, दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे। देखो इधर, किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। भैया जो ऑनलाइन में तो सभी मैथ वाले हैं ना, ऑफलाइन में दो लोग हो ना तुम, ध्यान से देखो ठीक है, दिक्कत तो पूछना। इतना पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 10वीं में ही पढ़ा होगा, 10वीं तो गणित में पढ़ी है ना दोनों लोगों ने, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो इस लाइन से भी होकर जा रहा है, इस लाइन से भी होकर जा रहा है ना, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। पुट दिस पॉइंट हियर, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 0 है, प्लस सी, तो c विल बिकम 5, ठीक है डन। अब इस c यहां रख दो, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो बन गया वो बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5। अब ये वाला पुट करो, क्या है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 m, x इज इक्वल टू 5 प्लस 5, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया -1, तो y इज इक्वल टू आ गया -x प्लस 5। एक्चुअली में इक्वेशन बना x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। बना ही नहीं बना? किसी को दिक्कत है इस इक्वेशन में? तो ये इक्वेशन बना x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। जरा एक बात बताइए आप लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? किसी भी इक्वेशन से, किसी भी लाइन से, किसी पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। देखो ऐसे देखिए, सभी विद्वान लोग ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, लाइन, मान लो ये पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही इसकी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, इसके अलावा कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। इधर उधर जाओगे तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, यही सबसे स्मॉलेस्ट होगा पाथ सबसे, ठीक है। ये आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, डन। अच्छा मान लो इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ये पॉइंट है x1 y1, क्या डिस्टेंस होगा इसका, d, मान लो d है। किसी को फॉर्मूला पता है क्या होता है? कोई बात नहीं, नहीं पता तो देखिए क्या गूगल करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखो। d इज इक्वल टू, ये लिखो, a x की जगह पे ये पॉइंट पुट करो x1, b y की जगह ये y1 रखो तो by1 प्लस सी, अंडर रूट इसका स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से। ये फार्मूला लिख लीजिए, अभी आप लोग बैठे हैं जो कंफर्ट जोन में, सर कॉपी तो निकालना ही पड़ेगा। लिख, नहीं लाया है कॉपी? पूरा बैठने आए थे क्या? एकदम बैठेंगे चल के वहीं पे। किसी से पेज वेज ले लो सर, किसी से पेज ले लीजिए, एक पन्ना ले लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन देंगे करने के लिए आए नोट पैड पे, तो अभी क्वेश्चन देंगे करने के लिए, तो फिर कहोगे कि नोट पैड पे कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है, जैसे मन वैसे लिख लो, नहीं तो फोटो ले ले इसका, फोटो ले दें ग्रुप में डाल दें क्या? हाँ ऐसा कर देना, लिखने में भी दिक्कत हो रही है, कितना कॉपी पेन चलाना पड़ रहा है, मामूली काम है। चलिए जी, मैंने फोटो डाल दिया है इस इक्वेशन का आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ज़रा सा आप एक काम करिए आप सभी लोग, अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और आप क्वेश्चन देना जरा करिए एक तो फटाफट, और जिससे पूछूंगा ना वही बताएगा। तो ये इक्वेशन अपनी फिक्स हो गई ना। अब यहाँ 2 पॉइंट लिखा है, जैसे 0 1, ध्यान से समझिए,
यहाँ लिखा है 0 1, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू है 2,0, और एक वैल्यू है यहाँ पे दैट इज बेसिकली 1,2। एक वैल्यू है यहाँ पे 5 6 7 7,2, और एक है 8,1। क्या है? 8,1। जरा चारों का डिस्टेंस निकालिए तो इससे, मतलब पहला ये D1 है, मैं D1 बोल रहा हूँ, तो D1 ही पूछूंगा आपसे। ये D2 है, ये D3 है, और ये D4 है। 1,2 है, ये 2,0 है, ये 2,0 है। जरा फटाफट दूरी कैलकुलेट करिए, डिस्टेंस, एंड आई विल आस्क। एक एक जने से पूछूंगा, नाम लेके पूछूंगा। तो ऑनलाइन में जो लोग हैं सभी लोग कर लीजिए। D3 जो है आपका 7,2 है जी, 7,2 है। जरा कैलकुलेट कीजिए फटाफट डिस्टेंस तो सभी लोग। सचिन कर रहे हैं? हाँ, 2,3 कहाँ पे? नहीं नहीं यार, ये ना, सॉरी, 2,0 है यार। 2,0 है जी। हो गया कैलकुलेट? रुकिए सचिन, बताऊंगा, आप पूछूंगा आपसे तो बताइएगा। वैसे आपसे पूछूंगा नहीं मैं, मुझे पता है आप कर लिए होंगे। 8,1 जी। आयुष कुमार, नहीं करोगे? दोनों लोग, अच्छा पहले वो कर लेंगे फिर आप करेंगे? है, जाना तो अब क्या दे रहे हो, अपना कर लो, छोड़ो, इनको नहीं करना है। कंफर्ट जोन में कमी नहीं आना चाहिए नहीं। कल से लाओगे कॉपी, लैपटॉप दोनों लेके आना है? लाओगे ना? लाइएगा सर, है ना? देखिए सर, एक बार नजर सब लाए हैं, आप ही अकेले नजर उधर से चारों तरफ घूम के है। तो वो भी कंफर्ट जोन में है ना, वो भी विदाउट मैथ है ना, आप भी विदाउट मैथ है। देखिए, आप दोनों लोग ही देखो नहीं लाए, बाकी सब लाए हैं। समझ रहे हो ना, यही फर्क होता है थोड़ा सा। बुरा नहीं मानना है, ऐसे बेइज्जती करेंगे तभी लाएंगे आप अगली बार। हाँ, हो गया सबका, वेरी गुड। नहीं हुआ आपका क्या? क्या पूछना चाह रही?
बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ, सी कहाँ पे है? सी क्या है यार? इक्वेशन गिवन है x+y-5। यहाँ क्या सी निकालना है? सी तो -5 दिया है ना, यहाँ गिवन है, तो तुम चारों की वैल्यू पर नहीं निकाल पाई होगी, है ना? चलो यार, यहाँ पे गिवन आप, चलो एक एक जने से पूछता हूँ, जरा आप लोग बताइए फटाफट। D1, ठीक है, क्या बताना है D1? लेट मी आस्क। थोड़ा ऑनलाइन में पूछे यार, सब सो गए होंगे। इमरान खान बताएंगे D1 की वैल्यू? बोलिए, इमरान खान। तुम नहीं हो ना? क्यों? यहाँ इसका नाम क्या है? आप नहीं हो ना? आप आपका नाम क्या है? नफीस, सॉरी, हाँ। अच्छा, इमरान खान ने आंसर दे दिया -3। वेरी गुड इमरान। एक्चुअली आई एम नॉट लुकिंग फॉर द रूट एंड ऑल, सो ही इज सेइंग -3√5 एंड आई बिलीव इज करेक्ट। 1 नहीं, करेक्ट नहीं है ना, तो √2 आएगा ना। सो इमरान कैसे किया है ये? D1 ना, D1 1,2 है तो। नहीं नहीं, माइनस लगाना नहीं लगाना एक बात, एक ही बात कैसे है? तो निगेटिव तो रहेगा ना। मैं दूरी पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं फॉर्मूला बताया हूँ, मैंने मॉड नहीं लगाया था वहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव एक ही बात नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ ऐसे नहीं लगाया था ना, ठीक है। सो D1 इज इक्वल टू, जस्ट पुश 1 2 हियर, तो 1 + 2 -5 √1² + 1²। सो ये आ जाएगा माइनस का 2। 2 कैसे? ये एक्स और वाई है ना, तो x में के मल्टीपल में 1 ही है, y के मल्टीपल में 1 ही है। कहाँ पे 2,0 है? पहला 1,2 है ना, ये पॉइंट 1,2 है ना। 2,0 यहाँ पे हो ही नहीं सकता ना यार। 2,0 इधर होता ना, फिर इस पे होता ना, वाई एक्सिस पे होता ना 2,0 तो। 2,0 एक्स एक्सिस पे, हाँ बिल्कुल। तो ये D2 के लिए है ना, ये तो D1 निकालना है ना, D1 निकाला ना, ठीक है। तो आया क्या? -2/√2। ठीक है, किसी को दिक्कत है? किसी बहुत परेशान हो क्या? इतना क्या कैलकुलेट कर दिया भाई? नहीं हुआ अभी भी? हो गया ना? पूरा पन्ना भर, इतना थोड़ी बड़ा था, तो छोटा था। ठीक है। D2, D2 कैलकुलेटेड, D2 कैलकुलेट किया, बताना जा रहा है भाई। D2 क्या है? -3/√2, वेरी गुड। व्हाट इज D3? D3 2√2 और D4 भी 2√2, सेम। चलो कोई बात नहीं, डिवाइड में ना 2√2, ऐसे ना। अच्छा 4 तो 2√2। कोई मुझसे, मुझे इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं क्या वैल्यू आ रही है, मुझे जो मतलब है वो जो बताना है आपको, ध्यान से देखिए। D1 इज निगेटिव, D2 इज निगेटिव, D3 इज पॉजिटिव एंड D4 इज पॉजिटिव, है ना? तो यहाँ दिख रहा है ना? चल नहीं दिख रहा है तो आप लोग को पता है ना D1 D2 D3 D4। सो D1 इज निगेटिव, D2 इज निगेटिव, D3 इज पॉजिटिव, D4 इज पॉजिटिव, बस इतना मतलब है, और किसी बात से हमें कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि इस लाइन से जो ऊपर हैं वो पॉजिटिव हैं, इस लाइन से जो नीचे हैं वो क्या है? निगेटिव है। तो हम सपोर्ट वेक्टर मशीन में ऐसा ही एक सपोर्ट वेक्टर बनाएंगे जिसकी एक तरफ एक क्लास को डाल देंगे और दूसरी तरफ दूसरे क्लास को डालेंगे। समझ में आ गई? उसका ये फंडामेंटल है, चीज़ें बहुत अलग तरीके से जाएंगी, ठीक है। बहुत मैथ की रिक्वायरमेंट है, वो है नहीं आपके सिलेबस में। अगर इसके अंदर जाएंगे तो हमें चाहिए
लैंग्रेजे मल्टीप्लायर, ठीक है। लैंग्रेजे मल्टीप्लायर अपने आप पे पूरा एक अलग मैथमेटिक्स है, वो डिटेल में नहीं करेंगे अपन, ठीक है। सो एसपीएम का हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो एक महीना तो केवल एसपीएम पढ़ाया जा सकता है, इतना बड़ा है ये, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी है, बट एनीवे हम इसको ऊपर ऊपर देखेंगे, मॉडल बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है, बट बहुत अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। एनीवे बट ये इसका फंडामेंटल है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या रहा, एसपीएम, तीन चीज हो गया, क्या क्या हो गया, मॉडल नहीं कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, किसका, नेब बेस, डिसीजन ट्री, ठीक है, डन, क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है जी। अब बताइए आगे। कल वाली ईमेल की रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना सबको, कल क्लास की रिकॉर्डिंग डाली थी ना, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास, क्या क्या हो गया है, के नियरेस्ट नेबर, के भी डिस्टेंस बेस्ड मेथड है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, क्या देखो कैसे होता है क्या, ठीक है। ये दो क्लास है, मान लो कि जो ये वाला क्लास है, सपोज ये मैंगो है, ये क्या है, और जो ये है वो एप्पल है, ठीक है, बस ऐसे ही। अब नया कुछ आया, मान लो एक नया चीज आया, ठीक, ये कोई नई चीज आई, मान लो ये आया। अब हमें बताना है कि मैंगो है या फिर एप्पल है, क्या करना है ऑनलाइन में, बताना है ये आपको मैंगो है या एप्पल है, ठीक है। हमारे पास डेटा था, एक सेकंड आ रहा हूँ ना। ठीक है, तो आपको जो ये बीच वाला इमेज आया, उसको बताना है आपको कि ये क्या है, क्या है मतलब एप्पल है या फिर ऑरेंज है, ठीक है। तो केनन का टेक्निक क्या है, केनन क्या बोलता है, एक काम करिए आप,
के एन एन मतलब नियरेस्ट नेबर, एन एन मतलब, और के मतलब नंबर जो हम डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे, मान लो हमने बोला 5 3 बोलते हैं 3 NN मतलब 3 नियरेस्ट नेबर। तो हम इसके जो ये चीज़ है, ये जो चीज़ है इसके 3 नियरेस्ट नेबर सेलेक्ट करेंगे। जैसे एक किया ये नियरेस्ट है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। मान लो 5 करते तो चौथा चौथा शायद ये होता, पांचवा ये होता। ठीक है, तो मान लो 5 करते, 5 NN करते तो 5 NN में हो जाता 4 बार जो है वो मैंगो के पास है और 1 बार एप्पल के पास है। तो इसको क्या बोल देंगे, किधर जाएगा ये, मैंगो की तरफ। ठीक है, तो ये कौन सा अप्रोच है, KNN अप्रोच है, इट्स कॉल्ड के नियरेस्ट नेबर। और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जस्ट आई एम गिविंग इंट्रोडक्शन कि कैसे अप्रोच है इन चीज़ों का। आई समझ में? ठीक है, तो पहला क्या था, हाँ, नेब बेस, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला वाला तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड था, दूसरा वाला डिसीजन बेस्ड, और बाद के जो दोनों हैं ये हैं ये डिस्टेंस बेस्ड मेथड है। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई, बहुत बढ़िया। अब जो लास्ट इंट्रोडक्शन है वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। क्या है? देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये पढ़ने से पहले इसका प्री रिक्विजिट है कि आपको रिग्रेशन आना चाहिए। क्या? उन चारों को पढ़ने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, इसका प्री रिक्विजिट है क्या, रिग्रेशन आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो ये भी समझ में नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? सो पहले आपको रिग्रेशन आएगा, देन आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझ सकते हैं। ठीक है, डन। अब देखो क्या है ये, लॉजिस्टिक फैमिली होती है। ठीक है, इसके 4 हैं। एक को बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन, क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं tan h, बाकी और भी होते हैं। हम यहाँ पे मशीन लर्निंग में सिर्फ सिग्मॉइड यूज करेंगे, न्यूरल नेटवर्क में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम केवल क्या यूज करेंगे, सिग्मॉइड। क्या यूज करेंगे? तो लॉजिस्टिक फैमिली का फंक्शन सिग्मॉइड हम यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। अब सिग्मॉइड क्या होता है? सिग्मॉइड एक मैथमेटिकल फंक्शन है, दैट फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोजेक्टर गिर गया ये चोट लग गई क्या? हाँ, प्रोजेक्टर गिर गया उधर। देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, जरा जीरो रखो यहाँ पे, तो 1/1 प्लस, अब किसी के पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सो 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेरी गुड, डन। है, ठीक है। अब जरा रखिए दूसरी वैल्यू, एफ ऑफ इंफिनिटी 1/1 प्लस ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी। ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, हाँ जे, हाँ, क्या बोलना चाहते हो, इनफाइनाइट, ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी इनफाइनाइट, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है ना, बताइए जी, जीरो। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट जीरो होगा ना, देखो ई टू दी पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, ठीक है, और ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटिव माइनस, सॉरी, जीरो। इवन किसी के भी पावर, एक्स की पावर इन्फिनिटिव विल इन्फिनिटिव, एक्स टू दी पावर माइनस इन्फिनिटिव विल जीरो। ठीक है, ई से मतलब नहीं किसी भी चीज के। ठीक है, डन। सो देखिए जरा ये 1/1 ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटिव, इसकी वैल्यू हो गई जीरो, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1।
इसका मतलब e टू दी पावर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, अगर माइनस इन्फिनिटी हुआ तो देखो माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 1/1 टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0। तो अगर तीनों को मैं यहाँ लिख दूँ, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ठीक है, डन। नाउ लेट्स प्लॉट इट। 0 पे वैल्यू 0 है, इन्फिनिटी पे 1 है, और माइनस इन्फिनिटी पे क्या है 0। तो ये कुछ ऐसे हो करके ऐसे हो करके ऐसे हो जाएगी, 0 पे 0.5 हो जाएगी थोड़ा, और ये इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है ऐसे कुछ। तो ये अगर इधर रखते हैं यहाँ पे तो ये 0.5 के आसपास यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 1, और यहाँ पे इन्फिनिटी पे 0 चला जाएगा, और यहाँ पे फिक्स 1 हो जाएगा कुछ देर बाद जाके इन्फिनिटी पे, ठीक है। सो ये क्या हुआ, सिग्मॉइड फंक्शन क्या हुआ, इसका हम अप्लाई करेंगे इसको कहाँ पे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लॉजिस्टिक फंक्शन क्या होता है, वाई पी इज इक्वल टू, आपने रिग्रेशन देखा था W0 प्लस W1 F1 प्लस W2 F2, इसको अब वाई पी ना बोल के वाई बोल देते हैं, Y1 बोल देते हैं, ऐसा करते हैं, और वाई पी इज इक्वल टू इसी Y1 को पास कर देंगे किससे, दैट सिग्मॉइड फंक्शन से, मतलब e टू दी पावर माइनस Y1, ये हो गया वाई पी। इस बार प्रेडिक्शन ये होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रिग्रेशन लाइन आई उस लाइन को हमने ऐसे कर दिया, है ना, 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम 0। किस चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, मिनिमम वैल्यू 0। 0 से कम प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, तो ये भी एक तरह से प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड ही हो गया, ठीक है। जनरली हम इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, बाइनरी, जहाँ दो ही प्रेडिक्शन करना हो, चोर है नहीं है, डॉक्टर है नहीं है, बारिश होगी नहीं होगी, मान लो जहाँ पे कहीं पे 4 बताना है कि गधा है, घोड़ा है, हाथी है, बैल है, तो नहीं यूज करेंगे जनरली, ठीक है। हम कब यूज करते हैं इसको, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, डन। एक्चुअली हम इसको बना करके कहीं पे बाउंड्री बना देंगे, उसके ऊपर 1 इसके नीचे 0, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड क्या, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो इंटरव्यू में पूछते हैं, वो क्या पूछते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बट उसको वाई वी कॉल्ड रिग्रेशन। ठीक है जी, है ना, बात समझ में आ गई। तो वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं इंटरव्यू में कि इसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, बट इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों कहते हैं, आप समझ में क्यों कहते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग रिग्रेशन, रिग्रेशन को किस लॉजिस्टिक फंक्शन से पास कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बात समझ में आ गया। देखो पांचों का मैंने लॉजिस्टिक नेम बेस्ड डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन और KNN का इंट्रोडक्शन दिया, और इस इंट्रोडक्शन पे कुछ क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिया आपको इंटरव्यू में, ठीक है। अब एक एक को पकड़ेंगे, डीप में जाएंगे, उससे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, लॉस फंक्शन। जैसे रिग्रेशन में क्या लॉस था, MSC मीन स्क्वायर एरर, ऐसे देखोगे तो काम थोड़ा चलेगा, फटाफट बोलना है, हाँ बिल्कुल 1/n समेशन वाई पी होल स्क्वायर ना, दैट इज रिग्रेशन लॉस।
क्लासिफिकेशन मोड नहीं चलेगा, हमें दूसरी लॉस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो विल टुमारो फर्स्ट विल डिस्कस दैट पार्ट एंड देन विल गो फॉर, नहीं देखेंगे कोई, हाँ किसी भी एक मॉडल को पढ़ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कोई भी पढ़ो, किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। लॉजिस्टिक के लिए जो प्रीरिक्विजिट है हमने खत्म कर रखा है, किसी के लिए और प्रीरिक्विजिट जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई सा भी मॉडल लेकर पढ़ लेंगे, आगे बात समझ में। सो विल ट्राई टू लाइक कल और उसके बाद नेक्स्ट परसों और नेक्स्ट वीक ट्राई टू कंप्लीट ऑल मॉडल 2 दिन और 5 दिन में, ठीक है, क्योंकि हमें इन मॉडल्स को अप्लाई करना है डेटा प्रिपरेशन में, ठीक है। डन, किसी को डाउट है कुछ भी, एनीवन हैव एनी डाउट? आप लोग कल वाली रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल गई थी सभी लोगों को? कोई है जिसको रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी? ऑनलाइन में सबको रिकॉर्डिंग मिल गई थी कल वाली? ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो विल मीट टुमारो, ठीक है। एंड आई विल अपलोड दिस वीडियो, मैं भी रात तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। डन, किसी को दिक्कत कुछ भी नहीं? सो प्लीज एंजॉय, आराम से करिए जो करना है, ठीक है, बट पढ़िए थोड़ा बहुत सभी लोग। और